नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर आया हूं गुजरात भ्रमण पर। जी हाँ, गुजरात भ्रमण। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के 4 ऐसे राज्य जो चारों दिशाओं के सबसे आखिरी प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 1 गुजरात, जो पश्चिम का प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता है। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, जो उत्तर के प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता है। नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, जो पूरब के प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता है। और नंबर 4 तमिलनाडु, जो कि दक्षिण के प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता है। यानी कि गुजरात जो है वो पश्चिम का सबसे आखिरी राज्य है। उसके बाद हमारे देश में पश्चिम की तरफ कोई राज्य नहीं है। अगर हम गुजरात के आखिरी बिंदु से कराची पाकिस्तान की बात करें तो मात्र 110 किलोमीटर की दूरी पर कराची स्थित है। अभी हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात जिसमें वर्तमान समय में कुल 33 जिले हैं, लेकिन ये जानकारी 2026 की है। आने वाले समय में इससे ज्यादा जिले हो सकते हैं। इसका कारण कि गुजरात में भी और भी सारे जिले हैं जो कि प्रस्तावित हैं। गुजरात की अगर और बात करें तो गुजरात के कच्छ से एक रेखा भारत में प्रवेश करती है जिसका नाम कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो कि भारत के कुल 8 राज्यों को काटती हुई आगे बढ़ती है। अगर गुजरात में जिलों के बारे में पता करें कि कितने जिलों को काटती है तो कच्छ, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, मेहसाणा, गांधीनगर, साबरकांठा, अरावली, इन जिलों को काटती हुई कर्क रेखा निकलती है। अभी इस टूर में हम लोग पूरा उत्तरी गुजरात के भ्रमण के बारे में बात करेंगे और कुछ दक्षिणी गुजरात के पॉइंट को भी। वैसे यूं कहें तो ये संपूर्ण गुजरात का भ्रमण है एक तरह से। गुजरात में वैसे अगर देखा जाए तो भारत में कुल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो गुजरात राज्य में है। उन चारों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि पूरे भारतवर्ष में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 2 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो गुजरात राज्य में है। हम उनकी यात्रा और उसके बारे में भी बात करेंगे। कुल भारत में कुल 5 ऐसे सरोवर हैं, जिनमें से 2 प्रमुख धार्मिक सरोवर गुजरात में हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि या सबसे पश्चिमी गांव यानी कि गुहार मोती के बारे में भी, जिसके बाद भारत का गांव नहीं है। हम बात करेंगे कच्छ के उस रण की भी जहां पर नदियां आकर समाप्त हो जाती हैं। हम बात करेंगे छोटे कच्छ के रण के बारे में भी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भारत में एकमात्र गधा अभ्यारण्य है जो कि कच्छ के छोटे रण में है, और विश्व में भी एक ही मात्र गधा अभ्यारण्य है जो कि कच्छ के छोटे रण में है, 5000 वर्ग किलोमीटर के बारे में। हम बात करेंगे पूरे कच्छ के बारे में यानी 26,000 वर्ग किलोमीटर के बारे में। हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े अभ्यारण्य की, कच्छ का अभ्यारण्य, जो कि 7,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हम बात करेंगे धौलावीरा की जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। हम बात करेंगे लोथल की जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी यात्रा का। हमारी यात्रा का प्रारंभ वडोदरा से प्रारंभ होता है। वडोदरा जो कि मानी जाती है कि 2री से 3री शताब्दी का बसा हुआ शहर है, और वहां से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। ट्रेन नंबर 09196 से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। स्टेशन औड़िहार रेलवे स्टेशन। ट्रेन का नाम मऊ बड़ोदरा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। और लगभग 11:40 रात्रि पर यात्रा हमारी प्रारंभ होती है औड़िहार से। औड़िहार उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, जंक्शन है लेकिन बड़ा नहीं है।
इसका प्रारंभिक नाम हूणहार था। माना जाता है स्कंदगुप्त ने यहीं पर हूणों को चारों तरफ से घेर करके हराया था, इसीलिए इस स्थान का नाम हूणहार था। पहुंचने की बात करें तो हम पहुंचते हैं बड़ोदरा सुबह 2:50। कुल अगर घंटे की बात करें तो इस यात्रा के दौरान 26 घंटे 40 मिनट का सफर लगता है। और राज्यों की बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, राजस्थान और गुजरात होते हुए ये हमें बड़ोदरा पहुंचाता है। अगर हम बात करें बड़ोदरा में घूमने वाले स्थानों की, तो सबसे बेहतरीन, वैसे तो अगर आप घूमने के स्थानों को अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो दुनिया भर के सारे घसीटा पॉइंट दे देता है, लेकिन कुछ प्रमुख स्थानों की बात करें तो बड़ोदरा का सबसे बेहतरीन स्थल है लक्ष्मी विलास पैलेस, सुरसागर झील, स्वामीनारायण मंदिर, सयाजी बाग, ये ईएमई मंदिर, ये कुछ प्रमुख स्थान है जहां पर बड़ोदरा में घूमने वाली जगह हैं। और अगर हम बात करें कि गुजरात घूमने के लिए कितने दिन पर्याप्त हैं, तो देखिए अगर आप शौकीन हैं गुजरात घूमने के कि आप ऐतिहासिक स्थलों को भी घूमेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐतिहासिक स्थल मतलब, गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से भरा पड़ा है, जैसे लोथल, जैसे सुरकोटदा, जैसे धौलावीरा। ये ऐसे स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। और यहाँ घूमने के लिए आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा किला आपको दिख जाएगा, या आप जाएंगे तो आपको कोई ऐसी चीज दिख जाएगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। नहीं, 2000, 3000, 4000 साल पहले की प्राचीन काल की ईंटें आपको दिखेंगी जो छोटे से घर में एक बनी हुई हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज के शौकीन हैं। अगर आप शौकीन हैं अच्छी मंदिरों के, पुरानी मंदिरों के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मोढेरा का सूर्य मंदिर। अगर आप प्राचीन कलाकृतियों के शौकीन हैं तो आपको अच्छा लगेगा रानी की बाव। अगर आप समुद्र के शौकीन हैं तो आपको अच्छा लगेगा समुद्र का सारा किनारा, क्योंकि गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा लंबा तटवर्ती राज्य है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सब भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो कि तटवर्ती राज्य हैं। हाँ, अगर आपको अच्छे लगते हैं शेर तो आपको तभी आपको अच्छा लगेगा गुजरात, क्योंकि जूनागढ़ के जो शेर हैं, आपको गिर के सोमनाथ के शेर बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है अपना धर्म, हिंदू धर्म से आप बहुत लगाव रखते हैं, तो आपको देवभूमि द्वारिका जो कि एक धाम भी है बहुत अच्छी लगेगी। सोमनाथ जो कि है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो घूमने के अनुसार आप अपने स्थान का चुनाव कर सकते हैं। भौगोलिक अगर हाँ आप भूगोल से जुड़े हुए तो आपको अच्छा लगेगा कि आप गुहार मोती चले जाइए, क्योंकि भारत का सबसे पश्चिमी छोर है गुहार मोती वो गांव, तो वहां आपको अच्छा लगेगा। आप भूगोल आपको अच्छा लगता है तो आपको वो स्थल अच्छा लगेगा जहां से कच्छ के रण से कर्क रेखा प्रवेश करती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहां फोटो खिंचवाने में आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। आप अगर प्रकृति के काफी शौकीन है, समुद्र के काफी शौकीन है, तो भारत का राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो गुजरात का पहला और भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है, जो भारत में कुल मिलाकर के मात्र 6 ही हैं, वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसी चीजें अच्छी लगेंगी जैसे कि गांधी जी का जन्मस्थल पोरबंदर, तो आपको तब भी अच्छा लगेगा। अब तो उस हिसाब से आप अपने चीजों का चुनाव करिए कि आपको बेहतरीन जगह कौन कौन सी लगती हैं। हाँ, अगर आपको देखना है विश्व की सबसे ऊंची इमारत, विश्व की सबसे ऊंचा स्टैचू मूर्ति, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने कहा कि इतिहास आपको ज्यादा प्रमुख अच्छा लगता है, धर्म आपको ज्यादा अच्छा लगता है, प्रकृति ज्यादा अच्छी लगती है, प्रकृति अच्छी लगती है तो कच्छ के रण में चले जाइए, घोर प्रकृति का आनंद लीजिए। तो वो आपकी रुचि पर आधारित है। तो चलिए हम लोग बड़ोदरा शहर के बारे में बात करते हैं। यह शहर विश्वामित्री नदी किनारे बसा हुआ है। इस शहर का नाम वड के वृक्ष पर पड़ा है। इस शहर का पहला उल्लेख 812 ईस्वी में मिलता है। मुगलों के बाद इस शहर पर मराठों के गायकवाड़ की राजधानी बना। बड़ोदरा शहर भारत के सबसे बड़े महानगरीय शहरों में 18वें स्थान पर आता है। बड़ोदरा शहर गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या का शहर है। बड़ोदरा को संस्कारी नगरी के रूप में भी जाना जाता है। बड़ौदा प्राचीन संस्कृत बटपत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बरगद के नीचे स्थित आवास। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है, यह रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा और भारत का अपनी तरह का पहला परिवहन विश्वविद्यालय है, जो कि बड़ोदरा में ही स्थित है। आगे अगर हम बढ़े कि घूमने वाली जगहों पे, तो बड़ोदरा से आपको सबसे आसान जगह
जहां से आपको जाना हो या हमारा टूर जहां रहा, बड़ोदरा से हम लोग गए, एक डिस्ट्रिक्ट है बड़ोदरा से सटा हुआ, पंचमहल। और पंचमहल में स्थान है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। ये बहुत सारे स्थलों की का गढ़ है और वहां पर कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एक जगह आपको मिल जाएंगे। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क अनेकों स्मारक स्थित है, जिनमें 38 स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दायरे में लिया गया है। यह ऐतिहासिक शहर चंपानेर के आसपास फैला हुआ है। इस शहर की स्थापना 8वीं शताब्दी में चावड़ वंश के सबसे प्रमुख राजा बनराज चावड़ ने की थी। बनराज चावड़ ने इसका नाम अपने मित्र और सेनापति चंपा के नाम पर रखा था। तो आप चंपानेर ये पावागढ़ पुरातात्विक पार्क में लगभग 2 दिन अगर आप दे दें तो बड़े आराम से आप घूम सकते हैं, उस दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद आप जा सकते हैं नर्मदा। नर्मदा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का ही, लेकिन सबसे पूरब का लगभग डिस्ट्रिक्ट है। और वहां पे आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसके बारे में इतिहास बताने का कोई अर्थ नहीं है, आप गूगल पे एक क्लिक से आप सब कुछ जानकारी एक बार में पा सकते हैं। निकटतम एयरपोर्ट की बात करें तो इसकी वका वडोदरा ही है। और अगर हम बात करें टिकट बुकिंग का तो ये सब आप नेट पे देख लीजिए, बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा में ही स्थित है, घूमने की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है और भारत में ऊंचाई और अपने शैली में वो काफी अपना स्थान रखता है। अगला बात करें तो वहां से नर्मदा से निकलकर हम लोग लोथल जाते हैं। लोथल जो कि अहमदाबाद के निचले छोर पर स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के, और हम बात करें कि नर्मदा से कितनी दूर है लोथल, तो नर्मदा से लगभग 217 किलोमीटर की दूरी पर लोथल स्थित है। लोथल भोगवान नदी के तट पर स्थित था जो प्राचीन व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल का डाकयार्ड दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में से एक है। अगर इतिहास के आप विद्यार्थी हैं, इतिहास के छात्र हैं तो आपको जाना अच्छा है और आप जा सकते हैं। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप गुजरात में उतर रहे हैं तो एक गाड़ी कर लीजिए, कहीं भी किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हैं तो वहां से एक गाड़ी करिए। 13 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से सीएनजी वहां चलती है, मिल जाती है। 300 रुपए पर डे के हिसाब से ड्राइवर का खर्च है। बाकी अगर आप बात करें टोल टैक्स का तो वो आपको देना होगा। अगर पार्किंग की बात करें तो आपको देना होगा। टोल टैक्स अधिकतम 1,500 से ज्यादा नहीं आएगा अगर आप पूरा गुजरात घूमते हैं तो, और पार्किंग तो लगभग 200-300 से ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि ज्यादातर कहीं पार्किंग होती नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो आप लोथल घूमिए और लोथल से फिर आगे हम लोग बढ़े देवभूमि द्वारका की तरफ। ठीक, लेकिन देवभूमि द्वारका की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग गए जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या, दत्तात्रेय आप जान सकते हैं। उसके बाद पोरबंदर होते हुए आप देवभूमि द्वारका आ जाइए। दूरी आपको ये पूरी मिलेगी लगभग 606 किलोमीटर की। और यहाँ पर द्वारिका में सबसे बेहतरीन जगह जो घूमने के लिए हैं वो जगह हैं द्वारिका मंदिर, शारदा मठ, यानी शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक मठ जिसका नाम शारदा मठ है वो द्वारिका में स्थित है। उसके बाद नागेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग है, वो नागेश्वर इसी द्वारिका में स्थित है। उसके बाद रुक्मिणी मंदिर यानी जहां पर ऋषि दुर्वासा ने रुक्मिणी को श्राप दिया था कृष्ण से 12 वर्ष अलग रखने के लिए, वो भी देवभूमि द्वारिका में ही स्थित है। यहाँ आपको समुद्र का किनारा मिलेगा और बहुत अच्छी रोचक जगहें हैं। लगभग यहाँ पर आपका 2 से 3 दिन का समय अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा है, समय के हिसाब से काफी अच्छा है। आगे अगर हम बढ़े घूमने के लिए तो शारदा मठ वगैरह घूमते हुए और पूरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमते हुए और रुक्मिणी देवी मंदिर घूमते हुए फिर आप आगे की तरफ आइए तो भेट द्वारका आप जाइए। भेट द्वारका में लगभग आपका 1 दिन लग जाता है। भेट द्वारका घूमते हुए आप जामनगर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आ जाइए। जामनगर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो यह भारत का पहला समुद्री उद्यान है जो गुजरात के कच्छ के खाड़ी में स्थित है। इस समुद्री उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 162.89 वर्ग की में फैला हुआ है और भित्तियों, मैंग्रोव, ऑक्टोपस, स्टारफिश व डॉल्फिन जैसे दुर्लभ समुद्री जीवों का घर है। और ये चीजें आपको आप देख सकते हैं खुद हाथ में उठा करके। क्यों? क्योंकि समुद्र काफी पीछे हट जाता है जब उसका लो टाइट होता है, तो उस समय समुद्र मीलों पीछे हट जाता है और उस समय आप वहां के गाइड से के साथ मिल करके आप उन सारी जीवों को देख सकते हैं
और बहुत अच्छा लगता है। भारत में कुल प्रमुख समुद्री उद्यान की बात करें तो कुल 6 ही भारत में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गहीमथा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और मालवन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें उसके बाद, तो उसके बाद आप आ जाइए मोरबी। मोरबी में भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और कच्छ के छोटे रण में ये अभ्यारण्य स्थित है और भारत का एकमात्र और विश्व का एकमात्र जंगली गधा अभ्यारण्य है। इसे गधा कहना भी अतिशयोक्ति ही है, क्योंकि इसकी स्पीड लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की है। आगे हम बात करें तो सुरकोटदा गुजरात। अब बात करें सुरकोटदा क्या है, तो सुरकोटदा भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। सुरकोटदा स्थल गुजरात के कच्छ जिले में भुज के उत्तर पूर्व में 160 किमी पर स्थित है। सुरकोटदा गुजरात के रोपण से लगभग 30 किमी उत्तर पूर्व में भुज का एक छोटा सा 3.5 एकड़ का स्थल है। 1964-1968 में ASI के ही जगत श्रीपति जोशी द्वारा इसकी खोज हुई और खुदाई की गई। यह एकमात्र सिंधु घाटी स्थल है जहां वास्तव में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। चूंकि अगर आपको इतिहास में रुचि नहीं है तो आप सुरकोटदा छोड़ दीजिए और आप सीधे जाइए गुहार मोती की तरफ। चलिए आगे बात करते हैं गुहार मोती की। हम सबको पता है कि भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में उगता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भारत में सबसे आखिरी में सूरज गुजरात के गुहार मोती में सबसे आखिर में सूरज उगता है। गुहार मोती गुजरात के कच्छ जिले का एक छोटा सा गांव है। गुहार मोती में सूरज 7:20 के आसपास उगता है। गुहारमोती गुजरात के कच्छ जिले के नारायण सरोवर के पास स्थित है। गुहारमोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसके साथ यहाँ पर देश का सबसे आखिरी सूर्यास्त भी देखने को मिलता है। गुहारमोती में एक और जगह आपको मिल जाएगी जिसे नारायण सरोवर के नाम से जानते हैं। भारत के 5 प्रमुख सरोवरों में से नारायण सरोवर एक सरोवर है, ठीक है। और गुहारमोती में शाम के करीब 7:40 पर सूर्यास्त होता है। इस डूबते सूरज के सुंदर नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गुहारमोती में इस समय कुल 242 लोग रहते हैं। गुहारमोती से अगर आप निकलें फिर तो उसके बाद आप पूरा कच्छ होते हुए, देखिए गुहारमोती जब आप जा रहे हो तो आप उत्तर की तरफ से होकर के जाना, ये आपको बेवकूफी लगेगी। आप भुज के रास्ते से होकर ही गुहारमोती जाइएगा, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में हो सकता है आप खो जाए। चलिए अब धौलावीरा चलते हैं। धौलावीरा जाना क्यों जरूरी है? क्या गुहारमोती से आप डायरेक्ट नहीं आ सकते? नहीं आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन धौलावीरा जाना जरूरी है क्योंकि आपको पड़ेगा उस रास्ते में स्वर्ग का रास्ता। जब आप गुहारमोती से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 200 किलोमीटर लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद धौलावीरा से 33 किलोमीटर पहले ही आपको एक रास्ता मिलेगा जिसे वे ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है, यानी स्वर्ग के रास्ते के नाम से जाना जाता है। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। यह मात्र एक ऐसा पुरातत्व स्थल है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। धौलावीरा भारत के स्थित 44 वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों में से 40वां है, जिसे जनवरी 2020 में शामिल किया गया था। यह हड़प्पा कालीन एक नगर था। इस पुरातत्व स्थल को धौलावीरा गांव के निवासी भूदान गढ़वी ने 1960 के दशक में खोजा था। भौगोलिक रूप से यह कच्छ के रण पर विस्तारित कच्छ मरुभूमि वन्य अभ्यारण्य के भीतर खादिर बेट द्वीप पर स्थित है, जो कच्छ के रण के खारे दलदल से घिरा हुआ है। नए अनुसंधान के संकेत मिले हैं कि यहाँ अनुमान से भी पहले 3500 ईस्वी की पूर्व लोग यहाँ पर बसना प्रारंभ हो गए थे। अगर हम बात करें कि धौलावीरा घूमने के बाद फिर क्या करना है, तो धौलावीरा घूमने के बाद आप वहां से अपने साधन से फिर से आप आ सकते हैं रानी की बाव। देखिए धौलावीरा का जो स्थल था, सुरकोटदा का जो स्थल था और कच्छ के रण का जो स्थल है, छोटे कच्छ के रण का जो स्थल है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य का जो स्थल है या गुहारमोती का जो स्थल है, ये लगभग सब कच्छ के डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। कच्छ का डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और गुजरात का भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, ठीक है। अगर हम बात करें कि धौलावीरा के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो समिया खाली है, जो मात्र 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कच्छ से आपको फिर आना होगा पाटन। पाटन क्या है, तो पाटन में है रानी की बाव। अब रानी की बाव में क्या है, तो देखिए जो वर्तमान समय में जो 100 की नोट है, जो नई वाली 100 की नोट है, उसके पीछे जो चित्र छपा हुआ है वो पाटन का ही है, रानी की बाव का ही है। रानी की बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित एक सीढ़ीदार कुआं है। रानी की बाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के चालुक्य राजा भीम प्रथम की पत्नी उदयमती द्वारा करवाया गया था। गाद से ढक जाने के बाद 1940 के दशक में पुनः इसे खोजा गया और तब से इसका निर्माण कार्य क्या, इसका रखरखाव चल रहा है, जो कि पाटन में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पाटन जो है गुजरात का ही एक जिला है। आगे बढ़ते हैं तो पाटन से ये रानी की वाव घूमने के बाद फिर से लगभग थोड़ी ही दूर पर, लगभग 33 से 38 किलोमीटर पर एक फिर आपको मिल जाएगा बिंदु सरोवर, जो कि
पाटन मेहसाणा के बीच में ही लगभग स्थित है। बिंदु सरोवर क्या है, तो हमने कहा कि भारत के 5 बड़े सरोवर हैं, ठीक है। एक नारायण सरोवर है, एक पुष्कर सरोवर है, एक बाण सरोवर है, एक बिंदु सरोवर है, ठीक है। तो ये जो 5 सरोवर हैं, इन सरोवरों में से एक सरोवर जो बिंदु सरोवर है, ये सरोवर यहीं पर स्थित है, पाटन के बगल में ही स्थित है। तो पाटन से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर बिंदु सरोवर का आप दर्शन करिए। बिंदु सरोवर वो स्थल है जहां पर कपिल यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं, उन्होंने अपनी माता को पहला सांख्य दर्शन का उपदेश दिया था। तो ये वो स्थल है। चलिए, पाटन से आप आ जाइए, फिर उसके बाद मेहसाणा। मेहसाणा क्या है, तो मेहसाणा में आपको मिल जाएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर क्या है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में स्थित सूर्य देवता का एक मंदिर है। यह मंदिर पुष्पावती नदी किनारे स्थित है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के 1026 से 1027 के बीच हुआ था। मोढेरा मंदिर 3 प्रमुख भाग है, वो अलग विषय है। अगर हम बात करें मोढेरा का मूल मंदिर क्या है, तो मोढेरा का जो मंदिर है वो भारत के 3 प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक है। एक तो आप जानते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है, एक आप जानते होंगे कि जो उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और एक जो है वो जम्मू कश्मीर में है मार्तंड सूर्य मंदिर। भारत के 3 प्रमुख सूर्य मंदिर हैं और तीनों में पूजाएं इस वर्तमान समय में नहीं होती हैं, और उन्हीं में से एक है मोढेरा का सूर्य मंदिर। चलिए, मोढेरा आपने घूम लिया। मोढेरा से घूमने के बाद फिर आप आ सकते हैं अहमदाबाद, जो वहां से लगभग 110 किलोमीटर है। अहमदाबाद आप क्यों घूमेंगे, अहमदाबाद इसलिए घूमिए क्योंकि अगर आप इस पूरे टूर के दौरान बहुत थक गए हैं, मार्केटिंग अच्छे से करिए। अहमदाबाद और क्यों घूमेंगे, साबरमती नदी है यहाँ पर इसलिए घूमिए। और क्यों घूमेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। भारत में मात्र इस समय तक 2 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हैं, एक अहमदाबाद और एक जयपुर, ठीक है। तो आप अहमदाबाद जरूर घूमिए। इसका वर्ल्ड हेरिटेज जो वॉक होता है ये आपका सुबह 7 बजे से मिल जाएगा। 7 बजे से लगभग 2 घंटे तक वर्ल्ड हेरिटेज वॉक करने के बाद आप पूरे अहमदाबाद को बड़े अच्छे से घूम सकते हैं। और घूमने के बाद अहमदाबाद घूमने के बाद आप वहां पे साबरमती आश्रम घूमने के बाद, अटल ब्रिज घूमने के बाद और पूरा अहमदाबाद बेहतरीन ढंग से घूमने के बाद 2 दिन का समय अहमदाबाद में दीजिए। घूमने के बाद आप हमारा जो टूर था वो अहमदाबाद से फिर हमने ट्रेन पकड़ ली, और ट्रेन से फिर हम लोग आ गए बनारस, ठीक है। अहमदाबाद में एक और चीज है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से हम जानते हैं। अहमदाबाद की सबसे इंपॉर्टेंट जगह फिर से हम बता दें, अहमदाबाद में हेरिटेज वॉक है। अहमदाबाद हेरिटेज वॉक, जिससे मंदिर के मस्जिद तक भी कहा जाता है, भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के 600 साल पुराने इतिहास को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है। यह वॉक कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर से शुरू होकर के जामा मस्जिद पर समाप्त होती है, जिसे पारंपरिक आवासीय गलियां, हवेलियां और प्राचीन मंदिर शामिल है। अहमदाबाद हेरिटेज वॉक सुबह 7:45 से प्रारंभ होता है, जिसके लिए पंजीकरण 7:30 बजे सुबह से प्रारंभ हो जाता है। इसमें प्रति व्यक्ति चार्ज भी है लगभग 200 के लगभग। तो ये आपका जो है ये पूरा मेरा टूर रहा इस बार का। लगभग जो ये टूर रहा है 15 दिन का कुल टूर रहा, 15 दिन घूमना टोटल, और उसके बाद जो यात्रा रही वो अलग। तो यात्रा का जाना, यात्रा का आना, उसके बाद 15 दिन यहाँ पर घूमना। तो फिर से एक बार हम बता दें कि पूरा टूर जो है वो गुहार मोती, धौलावीरा, सुरकोटदा, रानी की बाव, मोढेरा का सूर्य मंदिर, अहमदाबाद, वडोदरा, चंपानेर, पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा, ऊंचा कोटला, सारंगपुर और द्वारका, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ। ये पूरी यात्रा बड़ी बेहतरीन और बहुत ही आनंददायक रही। इस यात्रा में सबसे बड़ी बात ये रही कि इतिहास, भूगोल, धर्म, सारी चीजें एक साथ जुड़ी रही। अगर हम बात करें कुल खर्चे की, तो वर्तमान समय में सारी चीजों को देखते हुए पर डे एक व्यक्ति का